अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त तो आप सब ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे और ईद के बाद भी सबकी नज़रें हैं कि क्या होने जा रहा है। ख़ास तौर पर जो दो अहम इशूज़ हैं, एक तो 28वीं आईनी तरमीम और दूसरा अहम इशू जो कि बजट के हवाले से है। बजट के हवाले से इस वक्त भी जो ख़बरें सामने आ रही हैं या जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो कोशिश करेंगे कि आवाम को रिलीफ दिया जा सके, लेकिन अभी भी जो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से या बाकी जो महंगाई है उस हवाले से भी हुकूमत का एक मौक़िफ़ ज़रूर सामने आ रहा है। बजट के हवाले से जो जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें हों या फिर अपोजिशन जमातें, उनमें के अंदर भी मुशावरत का सिलसिला और मुशावरत का आगाज़ जो है वो हो चुका है। कमेटियाँ भी तश्कील दी जा चुकी हैं, लेकिन सबकी नज़रें अब इसी पे हैं कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है और किस हद तक मुमकिन होगा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ दे और ये बजट जो है आने वाला वो आवाम दोस्त हो। इसी के साथ साथ हाल ही में जो महंगाई है या जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है उस हवाले से ये हकीकत है कि लोग जो है वो परेशान ज़रूर नज़र आ रहे हैं। लोगों के तासुरात क्या हैं, ईद की शॉपिंग हो या फिर ओवरऑल ख़रीदारी पे क्या असर पड़ा है, महंगाई के हवाले से वो क्या कहते हैं, पहले हम उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं और उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। समझो, ये जो हुकूमत इस टाइम टैक्सेस पे जोर दिया हुआ है ना, इसमें महंगाई में बहुत असर आवाम के ऊपर आ रहा है। पेट्रोल की कीमतों की वजह से मार्केटों में रश नहीं है, एक बात होगी। दूसरा, हर आए दिन जो सेल टैक्स लगा देते हैं, कभी इस पे टैक्स लगा दो, कभी उस पे लगा दो, कभी सब्जी पे लगा दो, कभी अब जो सब्जी मंडी से लेके आएगा तो लाजमी वो पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होगी, वो 2000 रुपये लेता था, जहाँ वो 4000 रुपये लेगा। तो महंगाई की शरह बहुत बढ़ती जा रही है, जराइम भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान कुछ सोच नहीं रही है, सिर्फ अपना पेट भर रही है और पैसा इकट्ठा कर रही है अवाम से। अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई तवक्को नहीं है इस नून लीग की तो से हमें कोई तवक्को है ही नहीं है ना, जो ये गरीब के लिए आके सोचेंगे। ये सिर्फ IMF को राज़ी करने के लिए अवाम की जेबें काटी जा रही हैं। तो ऐसा हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए अभी कुछ होश के नाखुन ले, वोट लेके हमारे पास ही आना है आपने। कल को हम वोट नहीं देंगे नून लीग को, ये सोच रहे हैं ना आने वाले वक्तों में जो हमारे साथ कर रहे हैं आप लोग। लिहाजा कुछ होश के नाखुन लें और कुछ बेहतरी करें आवाम के लिए। महंगाई जो है बिल्कुल ये नागुफ्ता बे हालत में है। एक जो औस दर्जे का, दरमियाने दर्जे का या जो खत्ते गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, उनके लिए ये ईद नहीं बल्कि एक वबाल जान बनी हुई है। चूँकि लोगों के घरों में अशियाए खुर्दनोश नहीं है और बाकी ख़रीदारी, कपड़े, जूट, जूते, बच्चों के लिए शॉपिंग करनी, ये बहुत बाद की चीज़ें हैं। जो बुनियादी ज़रूरियात है वो भी यहाँ पे आम इंसान को मुयसर नहीं है। हुकूमत से मुतालबे तो बहुत सारे हैं, एक ही मुतालबा है कि वो सबसे पहले गरीब लोगों का ख्याल करे, कम अज़ कम अपनी मराहत को ख़त्म करे। जो 400 रुपया इन्होंने डीज़ल पेट्रोल बेच रहे हैं, 200-250 रुपया इसका लीटर होना चाहिए। तो ये अपनी हुकूमत चलाने के लिए और अपनी बेनिफिट्स के लिए इतने महंगा किया हुआ है। तो गुजारिश उनसे यही है, थोड़ा अपनी मराहत पर तवज्जो दें और गरीब आवाम को जो है वो फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। बिल्कुल जी, कोई बजट नहीं है, ना इस हुकूमत से हमें कोई तवक्कुआत रखनी चाहिए और ना इस आने वाली बजट से। चूँकि ये हुकूमत जो है, ना ही तो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो इससे हम कैसी तवक्को कर सकते हैं। इनको जो चीज़ें लिखी हुई आएंगी तो वही ये बजट में पेश कर देंगे, तो इसलिए बजट से हमें कोई उम्मीदें नहीं है। बिल्कुल आवाम दोस्त बजट नहीं होगा, चूँकि जो आजकल ये बल्कि शुनीद भी है कि जो आजकल की चीज़ें चल रही हैं, ख़बरें चल रही हैं, उसके मुताबिक यही है कि जो बजट होगा इसमें बिल्कुल आवाम की रिलीफ के लिए और बेसिकली जो खत्ते गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं उनके रिलीफ में बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई तो पिछले काफ़ी 1 ईयर से इंक्रीज़ कर रही है, तो उसकी वजह से जैसे कि पेट्रोल की मसनूआत में इजाफ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली जितनी भी चीज़ें वो महंगी हुई हैं। तो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका है वो इसमें पिस गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग करते हुए लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और जो लोग मतलब पहले ही इस चीज़ का फेस कर रहे थे वो अभी मतलब शॉपिंग नहीं कर रहे ईद के लिए, वो ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। पूरी दुनिया में जो क्राइसिस आए हैं वो जंग की वजह से भी आए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात देखी जाए तो हमारे शाह हर्शियाँ तो कंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो इस पे सोच विचार करने का सोच ही नहीं रहे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखा जाए अगर इकॉनमिक कंडीशंस को देखा जाए तो जो अगला बजट होगा वो इससे भी ज़्यादा आवाम के लिए इससे भी ज़्यादा बदतर हो। इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, लोग परेशान है, ये क्या करे। इतनी महंगाई है, दालें बेगी, सब्जी बेगी, आटा बेगी, चीनी बेगी। 80 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं। खुदा की खौफ खाए। मीटर घर का एक लगा लो, 1 लाख रुपया घर के मीटर की फीस।
कह रहे बंद हो गए, आर्डर बंद हो गए। देखे गरीब के साथ ये कितनी ज्यादती करते हैं। कोई बजट से तो नहीं है। ये 80 साल से अपनी प्रॉपर्टी लंदन में बना रहे, असासे बना रहे। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये तासुरात और ये जो मौक़िफ़ या ओवरऑल जो लोगों के शिकायत हैं हुकूमत के हवाले से, या वो जो उम्मीद रखते हैं कि आने वाला बजट किस तरह होगा, वो गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बजट के ही मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोगों की तवक्कुआत हैं, जो अपोजिशन या इत्तेहादी जमातों की तवक्कुआत हैं, या जो हुकूमत कह रही है कि बजट में वो कोशिश करेंगे कि अवाम को रिलीफ दिया जा सके, वो किस हद तक मुमकिन होगा, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, बजट के हवाले से जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी हम देख रहे हैं कि कुछ मुतालबात भी सामने आ रहे हैं, अपोजिशन की जानिब से जो नुकात रखे जा रहे हैं, और एहतजाज भी आपके इल्म में है कि जमात इस्लामी हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ईद के बाद होने क्या जा रहा है, किस हद तक जो तजावीज़ होंगी अपोजिशन की वो मानी जा सकती हैं, ख़ुद हुकूमत के ऊपर कितना इस वक्त बोझ है या दबाव है, इस इशू पर हम गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो इस वक्त एक तो पार्लियामेंट के अंदर आईनी तरमीम है, चलें उसका तो जिक्र हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक और अहम इशू है जो कि बजट के हवाले से, और आपके इल्म में है कि जब भी बजट आता है तो अपोजिशन हो या हुकूमत हो, फिर इत्तेहादी जमातें जो हैं उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है। ईद के बाद सर क्या माहौल आपको नज़र आ रहा है बजट के हवाले से? जो हमेशा एक टर्म यूज़ होती है कि ये बजट अवाम दोस्त होगा या नहीं, आपको क्या नज़र आ रहा है सर? देखिए नादिर, बात यह है कि ये बजट ना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए। इसका क्या मतलब है? देखिए ना, इन्वेस्टमेंट 31% FDI जो है वो लास्ट ईयर से नीचे है। इस साल जो हमारे पास जुलाई से अब तक का डेटा है, इन्वेस्टमेंट टू GDP ओवरऑल, खुद जो इस वक्त प्लानिंग कमीशन ने डेटा रिलीज किया है वो है कि 14% पे है, यानी कि इट इज स्टैग्नेंट एट 14%। ये लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें, सेविंग्स पाकिस्तान की 13-14% से बढ़ नहीं रही हैं। सो आप दिखाई देगा कि एक हाई एंड फिस्कल कंसोलिडेशन जो होनी चाहिए, हाई एंड में इसलिए कहता हूं कि वो बहुत ज्यादा टैक्सेस के निज़ाम पर मुबीत है। और आपने जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग पे 54% टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स 1 करोड़ से ऊपर 38%, जो 6 लाख की सतह है कि एग्जाम्पशन शुरू होती है, वो पता नहीं, मतलब अब मेरे ख्याल में 8 या 10 लाख हो जानी चाहिए। विद होल्डिंग, प्रिजम्पटिव, टर्नओवर टैक्सेस, GST 18% पे ही मेंटेन करना, PDL स्पेशली पेट्रोलियम लेवी वो 1428 अरब इस साल कलेक्ट करना, अगले साल 1727 अरब पे ले जाना। यार अगर हमने इन टैक्सेस के साथ अगर मुल्क को आगे इसी तरह चलाया तो ये 1 साल और भी ऐसे ही गुजर जाएगा। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पे प्रेशर रहेगा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को कलेक्ट ना करना, रिटेलर और होलसेलर पे जिसे कहेंगे उस कंप्लायंस से ना जाना। प्लस अगर आप देखें हमारा जो आखिरी कैपिटल गेन्स टैक्स और लैंड वैल्यू टैक्स प्रॉपर्टी पे है, उसका सही इजरा ना करना, तो बात बनेगी नहीं ना। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है बजट नादिर कि ये IMF के होते हुए 27 में जाकर सितंबर अक्टूबर में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो है तो ये सेकंड लास्ट बजट, पर जो 1 साल गुजरना है पूरा वो ये उसका लास्ट बजट है। So a very important discussion needs to be had with the IMF. अभी तक 15,260 अरब का FBR का हदफ है अगले साल का। अगर इस साल 13,100 अरब करेंगे तो इसका मतलब है 16% ज्यादा ग्रोथ चाहिए अगले साल के लिए। उसके लिए तो आपको 400-500 अरब के नए टैक्सेस चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? और उस इकोनॉमी को जो ऑलरेडी मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का दुनिया भर में एक इम्पैक्ट ले रही हो, लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के वीक हों, पावर्टी 29% पे हो, तो हाउ डू यू वांट टू टेक दिस कंट्री अहेड? दैट इज द क्वेश्चन द बजट मस्ट बी आस्किंग। जब आप रिलीफ कहते हैं तो यार मैं रिलीफ समझता हूं कि क्या हमने एनर्जी पे टैक्सेस कम किए? मैं अगर आपको आपके बिल में जो टैक्स आता है वही बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि मतलब हम कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं। क्या हमने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली FBR की पॉलिसीज प्लस प्रोविंशियल पॉलिसीज बनाई? क्या हमने ग्रोथ एनहांसिंग मेजर्स लिए बजट में? फिर जो दूसरी बात, एक बात और कर लूं फिर आप सवाल नादिर, जो दूसरी साइड है ना जो बहुत कमजोर है पाकिस्तान की, और वो है एक्सपेंडिचर साइड का रिफॉर्म।
वो हम करते ही नहीं है। मतलब वी डोंट गेट टू इट बिकॉज टैक्स टेक्स ऑल आवर एफर्ट। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आपने आईएमएफ का जिक्र किया, आपके इल्म में भी होगा और आपने सुना भी होगा कि हुकूमत से जब भी सवालात होते हैं तो वो एक अगर हम कहें कि बयान या मौक़िफ़ या एक नुक्ता आईएमएफ के हवाले से ज़रूर रखते हैं और उनके बयानात भी आते रहते हैं कि हम तो रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं तो बहुत सी शराइत हैं जिसकी वजह से हम रिलीफ नहीं दे पा रहे। तो ये जो बजट में आईएमएफ की मुदाखलत या बजट आईएमएफ बनाता है, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? आईएमएफ ब्रॉडर कॉन्टूर्स जो है वो जरूर आपसे डिस्कस करता है बिफोर बजट साजी, पर आईएमएफ जो है इस प्रोग्राम का ओनर नहीं है। कंट्री अथॉरिटीज का ये प्रोग्राम है, ये सपोर्टेड है बाय एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ द आईएमएफ। लेटर ऑफ इंटेंट पे दस्तखत पाकिस्तान, श्रीलंका, अर्जेंटीना, इजिप्ट जो ममालिक इस प्रोग्राम को लिए हुए हैं उनके होते हैं। MEFP का हर वर्ड निगोशिएटेड होता है और कंट्रीज IMF के पास जाती हैं, IMF किसी कंट्री के पास नहीं जाता। तो अगर हम ये सारी क्लैरिटी ले लें तो इस प्रोग्राम की ओनरशिप आप लें। क्या IMF आपको ये कह रहा है कि 17 सब्जेक्ट आप वफाक में चला रहे हैं, ये नीचे चले गए हैं 18वीं तरमीम में, आप ये सब्जेक्ट्स फूड, एग्रीकल्चर, पावर्टी, क्लाइमेट, ज़कात, उशर, एजुकेशन, हेल्थ चलाते रहें? क्या IMF ये आपको कहता है? क्या IMF ये आपको कहता है कि आप अपने लाइन लॉसेस या जो आपके T&D के लॉसेस हैं या कलेक्शन की कमी है वो मतलब पूरी ना करें? क्या IMF आपको कहता है कि आप डायरेक्ट सब्सिडी के निज़ाम पे ना जाएं? क्या IMF आपको कहता है कि आपके 80-90 SOEs हैं और इनको प्राइवेटाइज ना करें? देखें, लेट्स टॉक सेंस। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 78 ईयर्स में हमने लेजिस्लेट नहीं किया। IMF ने आकर आपको ये कहा कि इसको लेजिस्लेट करें, कोई गलत बात है नादिर? तो मैं भी कहता हूँ, जब कंट्री इकोनॉमिस्ट भी आपको यही कह रहे हैं कि आप ये काम करें और IMF भी आके ये कह रहे हैं तो देन तो ब्रॉडली एग्री हो जाएगा। बट ये बात लेकिन डॉक्टर साहब ये जो बीच में कुछ खबरें आई कि कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं, हमारी कैसर शेख साहब के साथ जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर भी हैं, उनसे भी गुफ्तगू हुई, वो खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि यहाँ पर टैक्सेस और जो एक सिस्टम है उससे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मुख्तलिफ कंपनीज़ को। ये किस हद तक आप समझते हैं कि दुरुस्त है कि कंपनीज़ यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है पाकिस्तान में? जो लोकल इन्वेस्टमेंट है ना, जैसे FDI लाने के लिए पहले जो करंट डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसको बहुत एक्साइटेड होना चाहिए, उसको री इन्वेस्ट भी करना चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो फॉरेन मल्टीनेशनल्स हैं उन्होंने कई ग्लोबल जिसे कहेंगे रीस्ट्रक्चरिंग की है, उसमें कोई पाकिस्तान से भी चले गए हैं, कुछ पाकिस्तान से स्पेसिफिकली अपने ऑपरेशंस को कम भी कर रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप आ जाइए कि इसकी वजूहात क्या है। हाई एनर्जी कॉस्ट, हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हाई रेगुलेटरी कॉस्ट, हाई कंप्लायंस कॉस्ट, हाई टैक्सेशन, जब आप इन सबको पुट टुगेदर करें और फिर एक वक्त ऐसा आया जब हमने डिविडेंड्स को रिपैट्रिएट करने से रोका, तो ये जो रिस्क है ना, ये कंट्रीज प्राइस कर नहीं सकती। ये कंट्री रिस्क ऐसा है जो कि प्राइस करना उनके लिए मुश्किल है। तो मैं बार बार ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक नादिर मौका है कि वो अपने डॉक्टर से ये सारी सर्जरीज करवा लें। कंट्रीज का जो रिस्क प्रोफाइलिंग है और इस तरह की रिस्क प्रोफाइलिंग है कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी या दूररस पॉलिसीज और उनकी डेप्थ अगर नहीं होगी तो फिर आप ले नहीं सकते। दुनिया में जो मनी है ना वो वहां नहीं जाती जहां पे ये सब चीजें एग्जिस्ट ना करती हो। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अच्छा ना हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी ना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एग्जिस्ट ना करती हो, डीरेगुलेटेड इकोनॉमी ना हो, लिबरलाइजेशन ना हो, इन एंड आउट मूवमेंट ना हो, ये सारी चीजें पाकिस्तान को करनी है। हम कर ये रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लोकल के लिए भी कि हमको कहते हैं ये प्रोजेक्ट है जी आप कर लें। No one's interested कि you tell me what the project is. People are interested कि क्या मार्केट है, क्या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक है, क्या ट्रेड है, एंड देन दे कम एंड वर्क विद। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सर सवाल होगा, ये जो आपने लेवी का जिक्र किया और आपके भी इल्म में है कि जब से ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जंग का सिलसिला एक शुरू हुआ है, अभी तो सीज फायर है, लेकिन
इसमें एक जिक्र जो है वो स्ट्रेट्स का हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी असर पड़ा है उसका और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि जो टारगेट्स एफबीआर को दिए गए थे वो हासिल ना किए जा सके, जिसकी वजह से हमने लेवी में इजाफा करना पड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है स्ट्रेट्स के साथ, बल्कि ये यहाँ के जो फैसले हैं या जो एफबीआर टारगेट्स हासिल नहीं कर सका उस वजह से। और जो आप जिक्र कर रहे हैं कि ये तो इस बजट में मजीद बढ़ेगा, तो ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये जो तवक्को की जा रही है कि शायद ये कम हो जाए, तो इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। आईएमएफ के साथ ही तय हुआ था कि 160 रुपए की लेवी होगी पेट्रोल और डीजल को मिलाकर। मनोवन उस बात को माना जा रहा है। हालांकि मैंने जैसे समझाया इसका मकसद ही लेवी का, क्योंकि मैं मौजूद था टेबल पे जब हमने ये लगाई थी, कि जैसे जैसे कीमतें ऊपर जा रही हैं हम लेवी की रेट को कम रखें या कम करें, रखें कम या कम करें। 160 को कम कर देना चाहिए, मतलब 117 रुपए पेट्रोल पे ये लेवी है, 24 रुपए इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है, 2.5 रुपए कार्बन लेवी है। अब यानी कि अगर आप इन तीनों चीजों को डालें तो पेट्रोल की कीमत बनती है। सो थिंक थ्रू, आईएमएफ से ये बात निगोशिएट करें कि ये इन्फ्लेशनरी है और इससे फिर आपको अपना पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ता है मुल्क में, फिर उसी जिसे कहेंगे ना यू गेट स्टक इन द सेम साइकिल ऑफ स्टेबलाइजेशन। सो ये बात दुरुस्त है कि चूंकि तेल की कीमत इतनी बड़ी है, सो वो भी आपके बिलों में रिफ्लेक्ट हो रही है। अगले साल 1727 पे जाना, मतलब जब खुद आईएमएफ एमईएफपी में पाकिस्तान के साथ निगोशिएट कर चुका है कि 167% टैक्सेशन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे पाकिस्तान में। मैं कभी कभी आईएमएफ फोक्स पे भी हैरान होता हूँ कि वो ही देख लें एज एन इकोनॉमिस्ट कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। सो ये सारी चीजें अब बजट में करेक्ट होनी चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान में बड़ी टेक्निकल विल चाहिए कि बजट साजी का जो प्रोसेस है उसको हम उसकी सैंक्टिटी रखते हुए बड़ा करेक्ट बना सकें। चलें, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। थैंक यू सो मच। नाजरीन, डॉक्टर खाकान नजीब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बजट के हवाले से ही हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, बजट के हवाले से ही हम इस वक्त अपने प्रोग्राम में ब्रेक से पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे और आपके इल्म में होगा कि जब भी बजट आता है तो वहाँ पर सियासी जमातों के साथ साथ जो अहम मुतालबात कुछ सामने आते हैं वो तालीम, सेहत के हवाले से भी आते हैं और यूनिवर्सिटीज़ या इवन HEC के हवाले से भी कुछ नुकात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी रखे जाते हैं कि इनका बजट जो है वो बढ़ाया जाए। इस बजट में जहाँ पर रिलीफ के हवाले से बात हो रही है या जो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी तजावीज़ दी हैं, वहीं पर यूनिवर्सिटीज़ का बजट बढ़ाने के हवाले से या जो दीगर मुतालबात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इख्तियार अली घुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुतालबात क्या हैं और क्या वो समझते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, ये बताइएगा कि ये जो मुतालबात हमने देखा कि सियासी जमातों के तो सामने आ रहे हैं और हमेशा सेहत और ख़ास तौर पर तालीम की हवाले से भी कुछ मुतालबात सामने आते हैं कि बजट बढ़ाया जाए। इस दफ़ा आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइमली जो है ना मौका दिया है कि क्योंकि बजट भी आने वाला है और यूनिवर्सिटीज़ का सबसे बड़ा कंसर्न भी बजट ही है। मैं फापुआसा पाकिस्तान का सदर हूँ जी, और हम ये हुकूमत पाकिस्तान से इस सिलसिले में गुजारिश करना चाह रहे हैं कि 2017 में अगर देखें तो यूनिवर्सिटीज़ की जो ग्रांट, रिकरिंग ग्रांट रखी गई थी वो 65 बिलियन रुपीस थी और हम 25-26 का एंड देखने जा रहे हैं, एंड होने जा रहा है। तो 25-26 में भी जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो रिकरिंग ग्रांट थी वो 66 बिलियन रखी गई। इस अरसे में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बढ़ी है। इस 7 सालों के अरसे में यूनिवर्सिटी महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट वहीं की वहीं रही है। तो जिस वजह से यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे इश्यूज, यूनिवर्सिटीज़ तनख्वाहें देने से कासिर हैं, पेंशन नहीं दे पा रही, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों के प्रमोशंस टाइमली नहीं होते। तो आप देखेंगे कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जैसा मुल्क का नाम वो भी बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार है। तो हम इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से वज़ीर आज़म साहब से ये मोहतबाना गुजारिश करना चाह रहे हैं कि कम से कम यूनिवर्सिटीज़ की बजट 200 बिलियन रुपीस रखी जाए ताकि यूनिवर्सिटीज़ जो माली मुश्किलात का शिकार हैं, आप देखें KPK में यूनिवर्सिटीज़ वो हैं वो उनको 2-2 महीने तक जो तनख्वाहें नहीं मिल रही। आप देखें बलूचिस्तान में, वहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात हैं। सिंध में हालांकि सिंध गवर्नमेंट पैसे रखती है, वो मुसलसल बढ़ाती आ रही है, लेकिन वो भी इतना काफ़ी नहीं है
कि यूनिवर्सिटीज़ में जो माली मुश्किलात हैं उनको पूरा किया जा सके। तो इस सिलसिले में हमने लास्ट 15 दिन पहले HEC से भी मुलाकात की। वहाँ HEC वालों को भी गुजारिश की कि आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़्यादा जो हायर एजुकेशन है उसके लिए ज़्यादा रकम का मुतालबा करें गवर्नमेंट से, ताकि यूनिवर्सिटीज़ को माली मुश्किलात से निकाला जा सके। जी, और इसके अलावा सर हमारा जो है टैक्स रिबेट का इशू है। मुश्किलात का आप जिक्र कर रहे हैं सर, आप समझते हैं कि ये मुतालबात या ये तमाम इश्यूज जो हैं ये हुकूमत के इल्म में नहीं है, या आपने किसी जगह पर ये तमाम मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं, किसी कंसर्न शख्सियत के सामने? हम मुसलसल हर साल इसी पे कोशिश करते हुए आ रहे हैं। लास्ट ईयर जो है ना गवर्नमेंट ने इस रिकरिंग बजट को आधा कर दिया था, 25 बिलियन से भी कम कर दिया था, और फापुआसा ने इस पे बहुत ज्यादा एहतजाज भी किया और कोशिश की, हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकातें की, सेनेटरों से, असेंबली मेंबरान से, फिर जाके वो रिटेन की गई सेम। वजीर आजम को भी पता है, हमने फापुआसा की तरफ से लेटर भी लिखे हैं। इस मरतबा भी हम जो है तमाम सेनेटरों से और नेशनल असेंबली के मेंबरान से राब्ता कर रहे हैं कि वो इस असेंबली के फ्लोर में, सेनेट के फ्लोर पे यूनिवर्सिटीज के लिए इस आवाज उठाएं, ताकि ये यूनिवर्सिटीज जो इंतहाई माली मुश्किलात का शिकार हैं, यूनिवर्सिटीज वो इदारे हैं जो मुल्क की तरक्की के जामिन होते हैं। जी, लेकिन सदर साहब, ये अगर ये आपके मुतालबात पूरे नहीं होते या बजट नहीं बढ़ाया जाता तो आपको खदशा क्या है? कौन से मजीद जो मसाइल हैं वो दरपेश आ सकते हैं? सबसे बड़ा खतरा जो है कि जब अगर गवर्नमेंट, इस मतलब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गवर्नमेंट कट लगाने जा रही है, इस जो है जो 7 बरसों से मुसलसल एक जगह पे टिकी हुई है बजट, उसमें भी कट लगाने की वो जो है ना एक खदशा है। अगर ये बजट बढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि इखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो यूनिवर्सिटीज तनख्वाहें देने से कासर होंगी। जब यूनिवर्सिटीज में तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, पेंशन नहीं मिलेंगी, और एक ही उनके पास हल होगा कि फीस बढ़ाएगी। जब फीस बढ़ाएंगी तो यहाँ तो ऑलरेडी गुर्बत बहुत ज्यादा है, गरीब लोग जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ये तालीम। तो यूनिवर्सिटीज में जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कौन पढ़ाएगा? मुफ्त में तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता। तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना और तालीम बहुत ज्यादा मुतासर होगी। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज की ग्रांट बढ़ाना बहुत ज्यादा बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर इख्तियार अली गुमरो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और तालीम के हवाले से जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि हमेशा एक मुतालबा सामने ज़रूर आता है कि बजट बढ़ाया जाए, और अभी भी आपने गुफ्तगू सुनी कि अगर हुकूमत ने बजट ना बढ़ाया तो फिर तालीमी इदारों में जो फ़ीस है उसमें इजाफा करना पड़ेगा। और हमेशा हमने ये भी देखा है कि जब तालीमी इदारों में फ़ीस में इजाफा किया जाता है तो फिर उस हवाले से या उस फ़ीस के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठना शुरू होती हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को इस वक्त जिन मुश्किलात जो यूनिवर्सिटीज़ को दरपेश हैं, उस हवाले से प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उनके मुतालबात वो कोशिश कर रहे हैं कि जो कानून साज असम्बलियाँ हैं या जो इस वक्त जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके साथ उनकी गुफ्तगू हो, राब्ता हो, और ये तमाम तजावीज़ वो उनके सामने भी रखें और किसी तरह हुकूमत उनका मुतालबा तस्लीम करे और यूनिवर्सिटीज़ का जो बजट है उसमें इजाफा किया जा सके, ताकि मुस्तकबिल में उनको मुश्किलात दरपेश ना आए। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सेनेटर अफरानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है और ये जो मुतालबात सामने आ रहे हैं ये किस हद तक हुकूमत के लिए मुमकिन होगा इन मुतालबात को तस्लीम करना। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले भी हम बजट के हवाले से जो बात कर रहे थे और जो नुकात सामने आ रहे हैं, हम अपोजिशन जमातों को देखें या फिर हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातों को देखें, उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं और तजावीज़ भी सामने आ रही हैं, लेकिन खुद हुकूमत के ऊपर किस हद तक बोझ है, क्या हुकूमत किस हद तक जो है वो रिलीफ दे सकेगी। सेनेटर अफरानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अफरान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त 2 इशूज़ जो हैं वो बड़े अहम चल रहे हैं। एक तो 28वीं आईनी तरमीम है जिस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक और अहम इशू है जो कि बजट के हवाले से, और आपने देखा कि MQM की वज़ीर आज़म साहब के साथ मुलाकातें हुई, इत्तेहादी जमातों ने कमेटियां तश्कील दी हैं। आप क्या देख रहे हैं सर, ईद के बाद क्या होने जा रहा है? आप समझते हैं कि हालात ऐसे हैं कि कोई रिलीफ दिया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हालात तो ज़ाहिर है आपके सामने हैं कि बड़े चैलेंजिंग हालात से जो है वो खित्ता गुजर रहा है और हमारा मुल्क भी गुजर रहा है। जो ईरान US कॉन्फ्लिक्ट है वो भी आपके सामने है। उसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ है उससे हमारी जो सप्लाई लाइंस और
अफेक्ट हुई है और उसकी वजह से जो प्राइस ऊपर गई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो भी आप लोगों के सामने है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो जितना रिलीफ आवाम को फराहम कर सकते हैं वो करें, और उसके लिए जो है वो स्पेशल कमेटीज वगैरह बनाई गई हैं। इसहाक डार साहब को टास्क दिया गया है, वो बजट का पूरा रिव्यू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले जो बजट है इसके अंदर आवाम के लिए रिलीफ होगा। चैलेंजिंग जरूर है एनवायरनमेंट, लेकिन आवाम के लिए रिलीफ जो कुछ आवाम के लिए दिया जा सकता है हुकूमत जरूर देगी। अच्छा, लेकिन सर ये जो आपने स्टेट्स का जिक्र किया, इसी के साथ साथ एक जो मौक़िफ़ है या एक पहलू इसका ये भी सामने आ रहा है कि जो टारगेट एफबीआर को दिया गया था वो हासिल ना करने के बायस लेवी में इजाफा करना पड़ा। तो आप समझते हैं कि इसमें एफबीआर का भी अमल दखल है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, या महंगाई इस वक्त जो आपके सामने है? नहीं, देखिए, पेट्रोल की कीमत का बड़ा सिंपल सा फार्मूला मैं आपको समझा देता हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए। देखिए, अगर $10 कीमत ऊपर जाती है पर बैरल क्रूड की, $2 अरब का इंपोर्ट बिल बढ़ता है पर एनम। अब वो $60 पर बैरल से $120-150 पर बैरल पे चली गई है। तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट जो है वो $12 से $14 अरब का इंपोर्ट का आ रहा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, आपको भी पता है। टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $21 अरब के हैं, और उनमें से बहुत सारे पैसे हमने जो है वो रोल ओवर लिए हुए लोन, जो कि बेसिकली हम उसको भी हमने संभाल के रखना, उसे खर्च नहीं करना। तो हुकूमत के पास जो है वो इतनी बैंडविड्थ नहीं थी कि वो इंपोर्ट जारी रखती उसी कीमत पे कि 140-50 का आपको मिलता, और तो इसलिए लेवी के अंदर इजाफा किया गया ताकि इसकी जो खपत है वो कम की जा सके। ये है सारी बात। अच्छा, लेकिन सर इसी के साथ साथ जो एक बात हुकूमत करती है कि आईएमएफ की वजह से कुछ ऐसे फैसले हैं जो हुकूमत करना भी चाहती है लेकिन नहीं कर पा रही। तो आप समझते हैं कि आईएमएफ की वजह से भी हुकूमत को कुछ मुश्किलात का सामना है रिलीफ देने में? नहीं, बहुत सारे काम हुकूमत करना चाहती है, वो कर नहीं सकती। और उसकी वजह यही है कि ज़ाहिर है आईएमएफ का प्रोग्राम जो है उसके अंदर हर चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन है। एक चीज से उठा के दूसरे ऐड में भी अगर आप डालें तो वो चेक करते हैं, और इसलिए इतना आसान काम नहीं है कि मतलब कि इसकी हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, आप समझ लें। लेकिन इस बात की उम्मीद करनी चाहिए, मैं ये बात मुझे नज़र आ रही है कि शायद हमें जो आने वाला वक्त है उसमें हमें हमारा ट्रेड बढ़ जाए ईरान के साथ, उससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा। हमें हम जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मिडल ईस्ट में और चाइना के साथ, जिसके अंदर हम अपना मजीद मिलिट्री क्लाउड भी और इकोनॉमिक क्लाउड भी बढ़ा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है खुशाइन हैं, और मुझे ये लगता है कि अगर तो एग्रीमेंट हो गया जिसके बड़े अच्छे इम्कानात मौजूद हैं, तो वो भी बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए विन होगा फ्रॉम डिप्लोमेटिक, फ्रॉम एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। और अगर ना हुआ तब भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ये पेट्रोलियम की कीमतें भी काफ़ी नीचे आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में बेहतर टाइम आएगा। ठीक है, लेकिन अफरान साहब, आपको ये भी लगता है कि इस वक्त जो हालात हैं वो दिफाई बजट के हवाले से या ओवरऑल अगर हम बात करें जो हालात हैं उसमें सूबों के शेयर के हवाले से जो बात हो रही है, एनएफसी के हवाले से जो बात हो रही है, तो ये जो तरमीम में उसका भी कोई हल निकाला जाएगा? आप देख रहे हैं कि सूबे रजामंद होंगे इस पर? देखें, सूबे जो है वो ज़ाहिर है एनएफसी के ऊपर बड़े सेंसिटिव है, और इसके ऊपर काफ़ी जो है वो बैक एंड फोर्थ ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन मैं नासिर हुसैन शाह साहब के साथ एक टॉक शो में था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि अगर दिफा के लिए पैसे चाहिए हुए तो हम अपने उसमें से दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दे आर ओपन टू द आइडिया कि अगर हमें दिफा के लिए मजीद खर्च करनी पड़े पैसे तो हम जो है वो दे सकते हैं, कहीं ना कहीं से गुंजाइश निकाली जा सकती है। ठीक है, लेकिन सर फिर खैबर पख्तूनख्वा भी है या बाकी सूबे भी हैं, तो उनसे भी आप समझते हैं कि वो भी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं? लेकिन ये तो सारे बैठ के बात करके देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, लेकिन अफरान साहब, यही जो एक बात हो रही है, इसी के साथ साथ अगर एक सवाल मैं आपके सामने सियासी हालात के हवाले से, अगर सियासत के हवाले से सवाल रखूं, ईद के बाद सर आप देख रहे हैं कि कोई पीटीआई के साथ मुज़ाकरात या ये जो मुलाकातों पर पाबंदी है, या जो महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मुलाकात करेंगे, आपको सर ईद के बाद क्या माहौल नज़र आ रहा है? क्योंकि बजट भी है, अपोजिशन बाइकआउट भी कर सकती है, एहतजाज भी कर सकती है, तो इंगेज किया जाएगा उनको, मुज़ाकरात देख रहे हैं?
देखिए, हमने तो उनको एंगेज करने की बहुत दफा माजी में भी कोशिश की है। जब ऑपोजिशन में थे तब भी कोशिश की, जब वजीर आजम बने शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कोशिश की, फिर दोबारा वजीर आजम बने, फिर फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे इनको ऑफर की। तो हमारी तो तरफ से दरवाजे हमेशा से खुले हैं, मगर वो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं सियासी लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। तो ये सबसे बड़ा हर्डल उसके अंदर जो है वो इमरान खान साहब खुद है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि इस हाइब्रिड निज़ाम का जो सबसे बड़ा सपोर्टर है वो आज भी इमरान खान साहब है। उनकी जो है जमात जो मर्जी कहती रहे, मगर जब वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात नहीं करेंगे, उनसे निगोशिएट नहीं करेंगे, उसका फायदा किसको होगा? जो बड़ा ऑब्वियस है। तो ये मामला हमारी तरफ से कोई इस किस्म की वो नहीं है कि हम ना नहीं, किसी से लेकिन बात अफरान साहब, करें, उनकी हाइब्रिड तरफ से। निज़ाम का हिस्सा तो पीटीआई तो नहीं है सर। वो तो खान साहब जेल में है, अपोजिशन में, पीटीआई अपोजिशन में है। नहीं, लेकिन ये शुरू इन्होंने किया था ना, आपको याद होगा, ये वजीर आजम बनने के बाद इन्होंने ऐलान किया और उसके बाद चले वो खत्म हो गया, वो वजीर आजम नहीं रहे। लेकिन अगर वो आज भी ये बात करते हैं कि मैं जेल से बैठ के कि मैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा और किसी से नहीं करूंगा, तो इससे क्या इससे यही अखज़ किया जाएगा ना कि वो आज भी इसी निज़ाम के अंदर, इस निज़ाम के वो सपोर्टर है। और इसके अलावा मैं क्या इसका इसके अंदर से मैं बात निकालूं? बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि खान साहब ने जो अचकज़ी साहब को मैंडेट दिया है वो भी, उससे भी कोई हल नहीं निकल सकता? नहीं, देखिए, वो इमरान खान साहब किसी को कोई मैंडेट देते ही नहीं है। वो बस देखे ना, इनकी पार्टी सारे दिन करती क्या है कि जी वो खान साहब की जो है वो कान में दर्द हो गया, आंख में दर्द हो गया, तो आपने उनसे पूछा नहीं, उनको खाना नहीं मिला, उनका ये फलानी चीज मसला हो गया, बुशरा बीबी का ये प्रॉब्लम है। मतलब उनके पर्सनल इश्यूज के ऊपर मामला चल रहे होते हैं, पब्लिक इश्यूज को ये हाईलाइट करते ही नहीं है। मतलब इस हद तक कि कमेटियों में इन्होंने जाना छोड़ दिया है और ये कोई इनका जो है वो इनपुट नहीं है कमेटीज में, लॉ मेकिंग में, सेनेट में, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबलीज में। आप देख लें, मतलब कि कोई इनपुट नाम की इनकी कोई चीज़ है ही नहीं। और ये है सिचुएशन। तो आप समझते हैं कि जो बुशरा साहिबा या खान साहब की सेहत के हवाले से पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात है सर, वो भी कोई 100% दुरुस्त नहीं है, वो भी हक़ाइक़ के बरअक्स है? नहीं, देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाया था सलमान सफदर साहब को, उन्होंने जाके एक रिपोर्ट जारी की थी, वो सारा कुछ देख के आए थे, वो रिपोर्ट आप पढ़ लें। ये सिर्फ हर चीज जो है ना, हर चीज के अंदर से ये कोई एक इमोशनल सेंटिमेंटल चीज निकाल के लेके आते हैं ताकि उससे ये बेच सके अवाम को। हमने इमरान खान साहब की ना सेहत के ऊपर कभी कोई कहा कि हम उनका एसी बंद कर देंगे, कभी ना उनके प्लेटलेट्स के मजाक उड़ाए, ना कभी उनकी किसी और बीमारी का मजाक उड़ाया। हमने तो कहा है कि जो उनकी बीमारी है उसका जितना अच्छा इलाज हम कर सकते हैं हम वो करवाएंगे, और हम चाहते हैं कि वो सेहतयाब रहे। हमारी कोई ठीक है सर, आखिर में सिर्फ इतना नहीं। बताइएगा कि आप ईद के बाद ये माहौल देख रहे हैं कि कोई मुलाकातों से पाबंदी उठ जाए या मुलाकातें मुमकिन हो सकें? देखिए, ये ज़ाहिर है, अगर उनका कंडक्ट ठीक हो गया और वो उन्होंने सियासत के अंदर, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जेल मैनुअल को फॉलो किया, तो ये वापस दोबारा हो सकती है बहाल चीज़ें। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया अफनान साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कई रोज़ से बजट के हवाले से, 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू भी हो रही है और सियासी जमातों की मुलाकातें भी हो रही हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि इत्तेहादी जमातों ने अपनी कमेटियाँ तश्कील दी हैं, वो बजट के हवाले से हों या जो कानून साजी है उस हवाले से बातचीत का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस वक्त सबकी नज़रें हैं कि ईद के बाद मुल्क के अंदर चाहे वो बजट हो, उस हवाले से क्या और कौन से अहम फैसले होने जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो नई आईनी तरमीम के हवाले से इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बातें हो रही थी, उस हवाले से क्या पेशरफ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।